नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं एक बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन बोन कैंसर के अंदर। आइए आज हम जानेंगे कि बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन एक केस के द्वारा जिसमें हमने बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन किया था, से हमें ये पता चलेगा कि बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन का क्या फायदा रहता है एंडोप्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट से। और जब बच्चों में ये कैंसर होता है तो ज्यादातर बेटर ऑप्शन हमारे पास बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन ही होता है। जितने ज्यादा केसेस हो सके, ज्यादातर केसेस में हम कोशिश करते हैं कि हम बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ही करें। एंडोप्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट हमारे लिए हमेशा सेकंड चॉइस रहती है, या वहां जहां पर हम बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो जानते हैं आज हम अपने केस के द्वारा कि बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन आखिर होता क्या है। मैं हूं डॉक्टर लोकेश गर्ग, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन, एटर्नल ऑर्थोपेडिक गुरुग्राम से। तो ये एक केस है 8 साल के बच्चे का। इस पेशेंट को कंप्लेन थी स्वेलिंग 3 महीने से थाई के अंदर, जबकि इसको कोई ट्रोमा, फीवर, वेट लॉस नहीं था। जब हमने इसको एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि मिड थाई में स्वेलिंग थी जो कि इमोबाइल थी, ओवरलाइन स्किन फ्री थी और सॉफ्ट टिश्यू फ्री थी। और जबकि वो जो गांठ थी वो गांठ बोन के साथ फिक्स थी। ये जो गांठ थी ये टेंडर थी, मतलब कि इसको दबाने से पेन हो रहा था, बट जो रेंज ऑफ मोशन हिप और नी जॉइंट में थी वो नॉर्मल। ये इस बच्चे का एक्सरेज हैं जो कि एट प्रेजेंटेशन थे। अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बोन खोखली हो गई है, अगर आप देख रहे हैं ये खोखली हो गई है और ये बोन फूल गई है, फैल गई है थोड़ी सी। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कैल्शियम डिपॉजिट इस बोन से निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसको हम पेरियोस्टियल रिएक्शन बोलते हैं। ये है एपी व्यू, मतलब कि हम जब एक्सरे सामने से लेते हैं, और ये है लेटरल व्यू जब हम एक्सरे बोन का साइड में से लेते हैं। तो जैसे उसमें आपको दिखेगा कि ये बोन ये बीच में खोखली हो गई है और ये बोन थोड़ी सी फूल गई है, फैल गई है। और यहाँ पर भी आपको एक पेरियोस्टियल रिएक्शन जैसा दिखेगा, मतलब कि कुछ सॉफ्ट टिश्यू बोन में से निकल के बाहर की तरफ आ रहा है और वहां पर एक कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो इस एक्सरे से हमें पता चलता है कि कुछ एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एक साइन होता है ऑस्टियोसार्कोमा। और जैसे कि इस वाले एक्सरे में जब हमने घुटने से एक्सरे कराया तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जहां पर ये ग्रोथ प्लेट है वहां तक कुछ न्यू बोन फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है हमें एक्सरे के अंदर। अगर आप लेटरल व्यू में देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे ग्रोथ प्लेट से ऊपर तक इसका हमें यहाँ पर न्यू बोन फॉर्मेशन दिख रही है। तो मतलब जो भी कैंसर के जो सेल्स हैं वो यहाँ तक आ चुके हैं, बट अभी तक ये जो कैंसर के सेल है इन्होंने ग्रोथ प्लेट को क्रॉस करके ये एपिफाइसियल एरिया है जो कि ग्रोथ वाली जो बोन है वहां तक उसने क्रॉस नहीं किया। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं एमआरआई। जैसे कि एमआरआई में हम देख रहे हैं कि ये तो है बोन आपकी और ये है सारा ट्यूमर, और ये ट्यूमर इस बोन को तोड़कर बाहर आ गया है मांसपेशियों के अंदर। ये है एक्सियल सेक्शन और ये है हमारा कोरोनल व्यू। इस व्यू में अगर हम देख रहे हैं ये जो व्हाइट लाइन है ये हमारी ग्रोथ प्लेट है, ठीक है, ये हमारी फाइसिस है। और इसके ऊपर तक ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर तक ये सारा ये कैंसर बोन है। तो अगर हम साइन की बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं, तो हिट्रोजीनस अल्टर्ड सिग्नल इंटेंसिटी लीजन है ये शाफ्ट ऑफ फीमर के अंदर विद सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन एंड ब्रीच ऑफ कॉर्ड। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद हमने इनका बायोप्सी किया। बायोप्सी में हमें पता चला है कि ऑस्टियोसार्कोमा है, जैसे कि रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा अपने आप में एक हाई ग्रेड कैंसर होता है। फिर हमने इनको स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन किया। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन ये देखने के लिए कि वो कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ऑस्टियोसार्कोमा में जो हमारा मेन प्रोटोकॉल रहता है, हम एक सीटी स्कैन चेस्ट का करवाते हैं और पूरी बॉडी का बोन स्कैन कराते हैं, क्योंकि ऑस्टियोसार्कोमा ज्यादातर जब भी ये फैलता है या तो लंग के अंदर फैलेगा या फिर किसी दूसरी हड्डी में फैलेगा। तो लंग में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ उसके लिए हम सीटी स्कैन चेस्ट कराते हैं, और किसी दूसरी हड्डी में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ तो वो जानने के लिए हम बोन स्कैन कराते हैं।
इस केस में दोनों ही चीजें नॉर्मल थी, तो मतलब ये पेशेंट नॉन मेटास्टेटिक था एट प्रेजेंटेशन। फिर हमने इनका प्लान बनाया। प्लान ओस्टियोसार्कोमा में जनरली हम पहले कीमो देते हैं 10 हफ्ते तक। 10वें हफ्ते पर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हमारा मेन मकसद होता है ट्यूमर को पूरा बॉडी से निकाल दिया जाए, उसे हम R0 रिसेक्शन बोलते हैं। R0 रिसेक्शन का मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पूरा ट्यूमर बॉडी से निकाल दिया जाए। पूरा ट्यूमर का मतलब कि एक भी सेल पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी सेल ओस्टियोसार्कोमा की सर्जरी करते हुए पीछे छूट गया तो बीमारी वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। कुछ केसेस में जब हम लिम्ब साल्वेज करते हुए, मतलब लिम्ब को प्रिजर्व करते हुए, अगर हम R0 रिसेक्शन नहीं कर सकते तो उन केसेस में हम एम्पुटेशन एडवाइस करते हैं। बट ये चीज बहुत समझनी होगी हमें ध्यान से। लिम्ब प्रिजर्वेशन उन्हीं केसेस में करना चाहिए कि जब लिम्ब प्रिजर्विंग सर्जरी करने के बाद लिम्ब को हम अगर एम्पुटेशन करके नकली पैर लगाएं और लिम्ब प्रिजर्विंग सर्जरी करने के बाद जो फंक्शन बचेगा वो हमेशा उस एम्पुटेटेड लिम्ब से ज्यादा अच्छा फंक्शन आए, तभी हम लिम्ब प्रिजर्विंग सर्जरी एडवाइस करते हैं। जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि हम कोई लिम्ब प्रिजर्विंग सर्जरी कर रहे हैं बट लेकिन उसमें सारी ही मांसपेशियां निकल जाएगी, वो सर्जरी करते हुए लिम्ब को सिर्फ बचाने के लिए सारी मांसपेशियां निकल जाए, स्किन निकल जाए, अगर हम नर्व्स भी निकाल दें बट और वो जो लिम्ब बाद में बचेगा उसके अंदर ना तो कोई सेंसेशन होगी, ना ही कोई मूवमेंट होगी और ना ही उसके अंदर कोई नकली पैर या प्रोस्थेसिस लग पाएगा, तो ऐसी लिम्ब साल्वेज सर्जरी का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ लिम्ब प्रिजर्विंग सर्जरी तभी करनी चाहिए कि लिम्ब प्रिजर्व होने के बाद जो फंक्शन आएगा लिम्ब में वो बेटर हो प्रोस्थेसिस लगने के बाद एम्पुटेटेड लिम्ब। तो ओस्टियोसार्कोमा में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा सबसे पहले प्लान रहता है कि हम न्यू एडजुवेंट कीमो देते हैं 2 साइकिल। अगर हम मैप प्रोटोकॉल करते हैं, अगर हम IAP प्रोटोकॉल देते हैं तो हम 3 साइकिल की कीमो देते हैं, फिर हम सर्जरी करते हैं और फिर हम दोबारा बची हुई साइकिल कंप्लीट करते हैं जिसे हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। इस केस में हमने मैप प्रोटोकॉल दिया था। मैप प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट टाइप का प्रोटोकॉल है आज की डेट में ओस्टियोसार्कोमा के लिए। इसमें हम हाई डोज मिथोट्रेक्सेट देते हैं एट्रियामाइसिन और सिस्प्लेटिन के साथ मिलाकर, जो कि सबसे बेस्ट आउटकम देता है अभी तक की डेट में। तो मैप प्रोटोकॉल में हमने इसमें 2 साइकिल कंप्लीट की। 2 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमने देखा कि बच्चे में काफी क्लिनिकल इंप्रूवमेंट था, जैसे कि स्वेलिंग थोड़ी सी कम हो गई। ओस्टियोसार्कोमा में हम स्वेलिंग रिडक्शन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि कीमो के बाद वहां पर कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है। हालांकि ट्यूमर की एक्टिविटी कम हो जाती है बट वहां पर कैल्शियम डिपोजिट होने की वजह से गांठ का साइज कम नहीं होता है, तो इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, इविंग सार्कोमा में गांठ का साइज बहुत कम हो जाता है, स्वेलिंग बहुत कम हो जाती है, वो एक अच्छी बात है। बट ओस्टियोसार्कोमा में ऐसा नहीं होता, इवन अगर कीमो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए तब भी। लेकिन जो पेन होता है, पेन काफी कम हो जाता है बच्चे में, क्लिनिकली इंप्रूवमेंट, उसका वेट बढ़ने लगता है, बाकी सारी चीजें उसको अच्छी लगने लगती है, तो हम इससे देखते हैं कि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट कितना बेटर हुआ। तो ये है हमारे पास कीमो देने के बाद, न्यू एडजुवेंट कीमो कंप्लीट होने के बाद अगर हम देख रहे हैं तब का एक्सरे। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं कि जो पुराना पेरियोस्टियल रिएक्शन थी कितनी फेंट थी, बट अभी इसके अंदर काफी ज्यादा ऑसिफिकेशन आ गया है। अगर हम देख पा रहे हैं कि ये ज्यादा व्हाइट हो गया है, मतलब इसके अंदर काफी कैल्शियम डिपोजिट हो गया कीमो देने के बाद। और ये जो हमारा खोखलापन था हड्डी का, ये भी काफी ज्यादा व्हाइट हो गया, यहाँ पर काफी हद तक कैल्शियम डिपोजिट हो गया है। और ये हमारा लेटरल व्यू, इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ तक ये जितना भी है हमारा ऑसिफिकेशन बढ़ गया, तो मतलब इसका मतलब कीमो ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कीमो देने के बाद अगर हम फिर से MRI करवाते हैं, अगर आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें, कीमो के बाद जो मांसपेशियों के अंदर जो इडीमा था MRI में वो काफी कम हो गया है, और जो एक्टिविटी, जो इडीमा का इस सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन वाले पार्ट में लग रहा था वो भी बहुत कम हो गया। अगर आप यहाँ पर भी इस वाले कोरोनल व्यूज में भी देखेंगे तो ये जो मांसपेशियों के अंदर जो सूजन थी कीमो से पहले, यहाँ पर जितना व्हाइट हमें सूजन दिख रहा था वो काफी कम हो गया है। ये अगर आपको फिर से देखना है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं कि पहले जब कीमो से पहले का जो मैंने आपको MRI दिखाया था वहां पर मांसपेशियों में कितना ज्यादा हमें व्हाइट दिख रहा था, तो वो एक सूजन का होता है, मतलब हम उसको पेरिलीजनल इडीमा बोलते हैं।
अब इस बच्चे में एडजुवेंट कीमो कंप्लीट हो गया। अब इस बच्चे को 10 हफ्ते के बाद हमें लिम्फ प्रिजर्विंग सर्जरी करनी। 8 साल के बच्चे के लिए कोई भी एंडोप्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट नहीं आता। और इस बच्चे का अगर हम जब एमआरआई कंप्लीट स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि इसने लगभग 80% ऑफ बोन कवर कर लिया है कैंसर के अंदर। जब हम लिम्फ प्रिजर्विंग सर्जरी के लिए लेवल मार्क करते हैं कि हमें कितना बोन निकालना है, तो वो डिपेंड करता है कीमो देने से पहले वाली एमआरआई। कीमो देने के बाद की एमआरआई पे हम नहीं देखते, क्योंकि कीमो देने के बाद ट्यूमर का और इडीमा का थोड़ा सा साइज कम हो जाता है, बट हमें निकालना उतना ही पड़ता है, बोन उतना ही निकालना चाहिए जितना कि कीमो देने से पहले जो भी ट्यूमर का साइज था या जहां तक इडीमा गया हुआ था। तो हमें वो कंप्लीट रिसेक्शन करना होता है, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने R0 रिसेक्शन किया है। तो हमने जब इसका कंप्लीट स्टडी किया एमआरआई का, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर ये बच्चे की अगर ये पूरी बोन है, तो इस बोन में ये जो कैंसर का पार्ट है, यहां से लेकर ये जो मार्क मैंने कर रहा हूँ, ये रेड रेड वाला पार्ट है, ये पूरा कैंसर का पार्ट, ठीक है। यहाँ बाहर आया हुआ है, ये कैंसर है, ये बच्चे की ग्रोथ प्लेट है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट एक एक्ट एज अ बैरियर, मतलब बैरियर की तरह काम करता है, जो कि कैंसर को इधर से, ये जो कैंसर वाला पार्ट है जो मेटाफाइशियल एरिया में है, वहां से कैंसर को इस एपीफाइशियल एरिया में नहीं आने देती। ये एपीफाइशियल एरिया होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम एपीफाइशियल एरिया बोलते हैं। तो जो ग्रोथ प्लेट होती है, ग्रोथ प्लेट कैंसर को इधर नहीं आने देता, यहाँ से नीचे नहीं आने देता। तो हमारा इसमें प्लान होता है कि हम जो भी बोन कट करते हैं नीचे से, तो हम इस ग्रोथ प्लेट को, इस ग्रोथ प्लेट के दूर से, पीछे से हम कट करते हैं। तो ये हमारा रिसेक्शन लेवल था डिस्टल का। और जब हम प्रॉक्सिमल की बात करते हैं, मतलब कि अगर हम पीछे की बात करते हैं, तो हमारा रिसेक्शन लेवल ये रहता है, जो भी ये बोन कैंसर की इधर बाउंड्री थी उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें रिसेक्ट करना पड़ता है। 3 सेंटीमीटर का इधर हमें गैप लेना हो। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जब हमने देखा, तो हमें पता चला कि यहाँ से हमारे पास सिर्फ 5 सेंटीमीटर की बोन थी और यहाँ से हमारे पास सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर की बोन, ठीक है। बच्चा है ये 8 साल का, हड्डी बहुत छोटी होती है। अब जैसे ये हमने मार्क कर लिया है कि हमें ये बोन यहाँ से रिसेक्ट करनी है, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 5 सेंटीमीटर की बोन बची थी, नीचे 1.5 सेंटीमीटर की बोन बची थी। अब हमें क्या करना है कि अब ये बोन रिसेक्शन हमने प्लान कर लिया। अब हमारा इसमें प्लान ये था कि हम इस रिसेक्टेड बोन को, जो कि ट्यूमर को निकाल देंगे, जब हम इस बोन को निकाल के हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन से बोन को हम स्टेराइल कर लेंगे, उसमें कैंसर सेल मर जाएंगे। फिर इस बोन को उठा के वापस हम इसी जगह पर लगा देंगे। अब रिसेक्शन होने के बाद यहाँ तो गैप आ गया, इस बोन में गैप आने के बाद हम इसको भरना तो पड़ेगा, भरने के लिए हम इसी बोन को वापस लगा देंगे। बट इस बोन के हम कैंसर के सेल मार चुके हैं लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और फिर हमने अब बोन को रिसेक्ट करके हम वापस रखेंगे, तो ऑस्टियोटमी तो हो गई, मतलब फ्रैक्चर तो क्रिएट कर दिया हमने बोन के बीच में। उसको जोड़ने के लिए हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए ये हमने प्लेट का प्लानिंग बनाया था। इस प्लेट के अगर आप प्लानिंग देखेंगे, ये प्लेट हमने पूरी प्लान किया है कि कैसे इसकी शेप रहेगी प्लेट की और कहां पर स्क्रूज जाएंगे। जैसे एक तो स्क्रू यहाँ जाएगा, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये एक तो जैसे ये स्क्रू जाएंगे, एक ये स्क्रू जाएंगे, एक ये स्क्रू जाएगा ऑस्टियोटमी के डिस्टली, फिर एक स्क्रू ये जाएगा नेक के अंदर, ये स्क्रू जाएंगे। और हमने सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमने ऑस्टियोटमी भी हमने ओब्लिक करी थी, ये वाली ऑस्टियोटमी हमने करी। और इस ओब्लिक ऑस्टियोटमी को जोड़ने के लिए, कंप्रेशन देने के लिए हमने कंप्रेशन स्क्रू का भी प्लान किया रखा हुआ था। और ये एक स्क्रू डिस्टल हमने रखा था और बाकी के प्रॉक्सिमल फिक्सेशन के लिए हमने स्क्रू रखे। तो प्लानिंग होने के बाद ये हमारे पास ऐसा प्लानिंग बन जाता है। ये तो मैंने एक रफ डिजाइन किया हुआ था और ये हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिजाइनिंग होती है उसमें दिखा है। तो मैं आपको एक बार फिर से दोबारा इसके अंदर समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने बोन कट किया है, हमने इधर फिक्सेशन कर दिया है, इधर फिक्सेशन किया है और इधर फिक्सेशन किया है। और यहाँ पर हमने एक बोन कट किया था ऐसे ऐसे ओब्लिक, इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास ये स्क्रू है और बाकी प्रॉक्सिमल फिक्सेशन के लिए स्क्रू बनाए हुए हैं। और ये पर हमने जो कैंसर बोन को रिसेक्ट और फिक्स करने के लिए ये स्क्रू की प्लानिंग कर। तो ये प्लेट फिर हमने सॉफ्टवेयर पे डिजाइन कर इसको फिर हमने एक 3D प्रिंटर होते हैं मार्केट के अंदर, तो हमने वहां पर ये प्लेट को डिजाइन करके 3D प्रिंटेड प्लेट बनवाई। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो 3D प्रिंटेड प्लेट है, ये ऑलरेडी हमने पूरा कर्वेचर बनाया हुआ है। इससे फायदा ये रहता है कि जो भी बोन के अंदर जो फुलावट थी, जो शेप चेंज हो चुकी थी, तो हमें इंट्रा ऑपरेटिव मतलब वो प्लेट को मोड़ने में, उसको साइज बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अगर ये पहले से ही सब कुछ हमारे पास बन के तैयार आता है। सॉफ्टवेयर पर प्लानिंग करने का ये फायदा रहता है, जो कि हमारे स्क्रूज की डायरेक्शन होती है, जितनी भी उन स्क्रूज की लेंथ जो होती है वो हमारे पास पहले से होती है। हमें बार बार नापने के लिए, उन सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ये सब जो 3D प्रिंटेड कस्टमाइज प्लेट होती है, ये हमारा इंट्रा ऑपरेटिव टाइम बहुत ज्यादा बचा देती है।
जैसे कि वही बात कि प्लेट ये प्री कंटूर्ड रहती है, ऑल स्क्रू डायरेक्शन एंड लेंथ वर मेजर्ड प्री ऑपरेटिवली, दिस 3D प्रिंटेड प्लेट सेव्स अ लॉट ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव टाइम। और ये अब हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी में हमने ये इंसिजन दिया था, आप देखेंगे कि पूरी बोन जब बोल थी तो हमने कितना बड़ा इंसिजन दिया था। और ये कुछ हमारा है रिसेक्टेड स्पेसिमेन, ये हमने जो बोन निकल गई थी कैंसर वाली, ये वो स्पेसिमेन है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने एक तो ये बायोप्सी स्कार है, ये है बायोप्सी स्कार। बायोप्सी स्कार हमने रिसेक्टेड स्पेसिमेन के साथ रखा है। और जो ये कैंसर बोन है, इसके चारों तरफ एक लेयर नॉर्मल मसल की है, मतलब कि ट्यूमर इसके अंदर है। हमने ट्यूमर निकाल दिया बट उसको बिना देखे, उसको बिना खोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्यूमर को निकालना होता है बिना उसको खोले, विद नॉर्मल कफ रहना चाहिए चारों तरफ से, एक नॉर्मल टिश्यू। फिर हम एक अलग टेबल पे इस बोन को लेते हैं, वहां पर सारा सॉफ्ट टिश्यू इसके अंदर से स्ट्रिप कर देते हैं, मतलब सारा सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स, मसल, कैंसर सब हम साफ कर देते हैं। फिर हम बोन को इस लिक्विड नाइट्रोजन में, अगर आप देख रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में डिप कर देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट पर डिप करने के बाद बोन ऐसी हो जाती है, पूरी फ्रीज हो जाती है। ये अब जो व्हाइट आप देख रहे हैं, ये फ्रीज्ड बोन। इसको फिर हम एयर ड्राई करते हैं 20 मिनट के लिए। फिर इस एयर ड्राई होने के बाद जब इस ये बोन का जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, तो फिर हम इस बोन को एयर ड्राई होने के बाद फिर हम इसको टिप करते हैं 20 मिनट के लिए नॉर्मल सलाइन के अंदर। अब आप देखेंगे कि हमने उसी बोन को वापस वहीं पर जो गैप बना था उसको हमने फिक्स कर दिया है अपनी कस्टमाइज प्लेट के साथ। और जब हमने इसको फिक्स किया, जो भी इंट्रामेडुलरी जो स्पेस था उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए हमने सेम साइड की फिबुला को भी उसी के अंदर डाल दिया है, जैसे कि आप ये हमारे इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे में देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहां से बोन रिसेक्ट किया और कहां पर हमने वापस वो फ्रैक्चर साइट दिखेगी भी नहीं। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि हमने ये स्पेसिमेन, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का स्पेसिमेन हमने निकाला था, वापस हमने उसको रख दिया है और प्लेट के साथ फिक्स कर दिया है, जैसे कि हमारी कस्टमाइज प्लेट थी। और इसके बीच में हमने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग के लिए या फिर यूनियन को हेल्प करने के लिए ये हमने बीच में फिबुला डाली हुई है। देखिए, फिबुला इसलिए डाली है क्योंकि अब जो बोन यूनियन चाहिए, बोन यूनियन के लिए क्या प्रॉब्लम है कि अब ये बोन तो डेड है, क्योंकि हमने इसको लिक्विड नाइट्रोजन में बोन को डेड कर दिया कैंसर सेल मारने के लिए। अब कैंसर सेल मारने के लिए जब हमने लिक्विड नाइट्रोजन में डाला तो बोन भी तो डेड हो जाएगी साथ के साथ। तो डेड बोन का जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए बीच में कुछ गैप तो फिल करना ही था, तो हमने एक तरह से डेड बोन को वापस उसी जगह पर लगा दिया। अब क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर रहेगी, ये धीरे धीरे अपनी ब्लड सप्लाई रिगेन कर लेगी और उसी के ऊपर नई बोन हमारी एक ले ऑफ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमने उसके बीच के अंदर एक फिबुला, जो कि हमारे ही पैर की हड्डी होती है, वहां से हमने उसको लेकर बीच में डाल दिया है। अब आपको लगेगा कि फिबुला उस पैर से निकाल लिया तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिबुला का हमारे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो जो भी हम ये फिबुला निकालते हैं, बीच में से शाफ्ट वाले साइड से निकालते हैं, जहां पर इसका मिनिमम रोल होता है। फाइनल जब हमने वो स्पेसिमेन जब हमने स्ट्रिप ऑफ किया था हड्डी के ऊपर से, तो फिर हम उसको वापस पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं बाकी चीजों की जांच करने के लिए, ताकि उसके ऊपर कुछ टेस्ट हो। उससे हमें ये पता चलता है कि जो कीमो हमने सर्जरी से पहले दिया था उसका कितना रिस्पॉन्स आया है इस कैंसर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर होता है। इससे हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आपको आगे कितना फायदा होगा कीमो देने का। तो इस केस में फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी में भी ग्रेड 3 ओस्टियोसार्कोमा आया। मार्जिन जो हम रिसेक्ट करने के बाद फ्रोजन मार्जिन भेजते हैं मैरो से, वो नेगेटिव आई थी, मतलब मार्जिन हमारे क्लियर थे। जो फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी में एक इन्होंने ये भी बताया था कि जो वाइबल ट्यूमर है वो लेस देन 95%, मतलब नेक्रोसिस मोर देन 95%, तो कि ये एक अच्छा मार्कर होता है। तो इसका मतलब कीमो ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और ये है एक्सरे उसी बच्चे के 2 साल के फॉलोअप के बाद। जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रैक्चर साइट जुड़ चुकी है और अब इसके अंदर ऐसा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। ये है वो बच्चा, और ये पहली बार हमने इसका पूरा वेट बियरिंग करवाया था सर्जरी के लगभग 8 से 1 साल के बाद, 8 महीने से 1 साल के बाद हमने इसका सबसे पहले बार वेट बियर कराया था। और ये उसका तब का वीडियो। अभी ये बच्चे को लगभग फॉलोअप हो गया है 3 ईयर का, और अब ये बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद।